जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस एवं टॉपर। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अपने स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही साथ इससे पहले वाली क्लास को देख करके आपने रिवीजन कर लिया होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने इससे पहले की क्लास को बेहतर तरीके से नहीं देखा है, उनसे तो मेरा यही बात कहना होगा, इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और इससे पहले की क्लास को एक बार आप जरूर देख लीजिए। इससे होगा क्या कि एक सिस्टम से आप चीज़ों को समझना प्रारंभ करेंगे। अभी आप बीच से इस क्लास को देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको चीज़ों को समझ में नहीं आएंगे। ये पार्ट सेकंड है चैप्टर फर्स्ट का। क्लास 10 साइंस हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको इससे पहली क्लास में 6 हेडिंग्स को पढ़ाया था और समझाया था। आज हम इस क्लास में भी 6 हेडिंग्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे पहला हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा क्या है उपचयन, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन रिडक्शन, फिर रिडक्स को रिडक्स बोलते हैं सर, संक्षारक कोरोजन, संक्षारण को इंग्लिश में कोरोजन बोलते हैं और विकृत गंधता को इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी विद्यार्थी पिछली क्लास को देखें बहुत ही बहुत बेहतर करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करिए। आपको रिवीजन करते रहना है, उन चीज़ों को जो मैंने लिखवाया है उसको लिख कर अच्छे से याद करना है और बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने पहली क्लास को नहीं देखा है तो एक बार उसे देखिए, उसके बाद इसको पढ़ना पड़ेगा। आइए साथियों शुरू करते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला हेडिंग है, सबसे पहले हेडिंग की बात करें तो साथियों क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। सभी लोग सबसे पहले लगा लेंगे मेरे प्यारे साथियों द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है मेरे प्यारे साथियों? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इतना आसान परिभाषा आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आपको रिएक्शंस आती हो या ना आती हो तभी इस क्लास को आप देखिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब हमने कहा द्विविस्थापन अभिक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, द्वि मतलब होता है दो। यहाँ विस्थापन होगा आयनों का। क्या होगा? आयनों का, आयंस का होगा। और जिस अभिक्रिया में, तो पहले लिखना प्रारंभ कर लिखिएगा, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस सिंपल सी परिभाषा आपको याद करनी है। परिभाषा क्या है मेरे पे साथियों? लिखा है कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिकारक क्या होते हैं? तो इंग्लिश में से बोलते हैं रिएक्टेंट। जिन भी विद्यार्थियों ने से पहले की क्लास को देखा वो अच्छी भली बात परिचित होंगे कि अभिकारक क्या होता है। आइए एक बार मैं सबसे पहले समझा भी देता हूँ। मैंने समझा था जो एरो बना हुआ है, एरो बना हुआ है, इसका मतलब इस साइड में जो होता है उसे उत्पाद बोलते हैं, इस साइड में जो होता है उसे अभिकारक बोलते हैं। ये आप सभी को पता होगा। मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे हुआ देखे ढंग से। मान लेते हैं हमने एक यौगिक ले लिया AgNO3 और हमने एक ले लिया NaCl। गिब्स। मेरे प्यारे साथियों, सभी सूत्र में, सभी फार्मूले में सबसे पहले होता है प्लस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस होता है और दूसरा होता है माइनस। यहाँ पर ये प्लस होता है, ये होता है माइनस। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को आप जरूर भली बात जाने कि यहाँ वाला जो माइनस होगा इस प्लस को लेकर साथ में चल जाएगा। क्या बनेगा? NaNO3 प्लस बचा क्या जी? AgCl बन जाएगा। क्या बनेगा? ये क्या हो गया? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। अभिकारकों में क्या हो गया? आयनों का आदान प्रदान हो गया। मतलब कि यहाँ का माइनस उधर चला गया और वहां का माइनस यहाँ आ गया, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ ना, इसी को तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सबसे पहले इसके बाद देखते हैं उपचयन। मेरे प्यारे बच्चों, उपचयन की अगर हम बात करें
उपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में सबसे पहला लेटर ओ है। ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये आप समझ गए, समझ लीजिए, आप उपचयन को समझिए। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, उपचयन। सबसे आसान ट्रिक है कि जिस भी अभिक्रिया में किसी अभिकारकों में या किसी भी अभिक्रिया के किसी पदार्थ में यदि हाइड्रोजन की वृद्धि हो या यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसको हम उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। कैसे, आइए इसको हम लोग समझते हैं। अगर इसको समझ गए आप बहुत अच्छा कमाल कर जाएंगे। आइए देखिए कैसे। हमने क्या, हमको क्या लिखना है, लिखना है यदि, क्या लिखेंगे, जिस लिख दें, क्या लिख दें, जिस, ज्यादा सही रहेगा। लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। बहुत ही आसान तरीका है। कैसे है, अगर एग्जाम में आप गए, अब क्या इसमें सावधानी रखना ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप एग्जाम में गए और मेरे प्यारे शब्द यहाँ पर या न लिखकर तथा लिख दिए, पूरा गलत हो जाएगा। या लिखिए या अथवा लिखिए। या अथवा का मतलब हुआ या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा, इन दो में से कोई एक ही कारण होगा। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, उपचयन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं Cu प्लस O2 gives ऑन Cu। यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या पढ़ाया आपको कि इस रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उससे क्या कहेंगे मेरे पे, तो उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, इन दोनों में से कोई एक काम जरूर होगा। तो हमने देखा कि हमने कॉपर लिया और ऑक्सीजन लिया, मिक्स होकर उसको क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बना लेता मेरे प्यारे साथियों। क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। और कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था और अभिक्रिया के उत्पाद में जब हमारे पास प्राप्त हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन चिपका मिला, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, अर्थात उपचयन हो गया। उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये ट्रिक याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगला देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला हम लोग समझेंगे। अगला क्या है अपने पास, अगला है साथियों अपचयन। अपचयन, इसे इंग्लिश में रिडक्शन क्या बोलते हैं साथियों, अपचयन। अपचयन में इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा या ऑक्सीजन घटेगा। ओके बच्चा वाले तैयार है सभी लोग। इसको हम परिभाषित करते हैं, कैसे लिखेंगे, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आएगा मेरे प्यारे साथियों।
क्या आपने समझा? आपने यह समझा कि यदि अब क्रिया में, अब ध्यान समझिएगा, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए पढ़ाया कि दोनों में कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर एक बार समझिएगा कि या अथवा, इसके अलावा तथा आप नहीं लिख सकते और नहीं लिख सकते। ये बात विशेष जानने के केवल पूरा आंसर सही होते हुए भी केवल और या तथा से आपका सवाल का जवाब गलत हो सकता है। जैसे कि अगर किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो किसी पदार्थ में या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे उपचयन कहते हैं। लेकिन इसी का विपरीत यदि किसी क्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम लोग साथियों अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम लोग साथियों कॉपर ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम हाइड्रोजन के संग अपक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, ये कॉपर अलग हो जाता है और H2O बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे प्यारे साथियों? कॉपर हट जाता है और H2O बन जाता है। H2O बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के संग अपक्रिया करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों और जल बन जाएगा। जल मतलब ये वाष्प के रूप में आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि अपचयन और उपचयन क्या होता है। ऐसे ही अब क्रिया आपको समझ में आने लगेगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी तक साथ हम लोग 3 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आइए रेडॉक्स, कॉरोजन और एसिडिटी को पढ़ते हैं और समझते हैं इसके पूरे फंडामेंटल्स को। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आइए हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। सभी लोग हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, तभी सारी चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। आइए समझना प्रारंभ करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। हेडिंग सभी लोग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। चल रेडॉक्स कब होता है? देखिए जब एक ही रिएक्शन में, एक ही अभिक्रिया में ये दोनों होने लगे तभी रेडॉक्स होगा। होगा क्या कि जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचित हो तो दूसरा अभिकारक उपचित हो रहा हो, उसे ही हम लोग साथियों क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। ये अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहा जाता। मेरे प्यारे साथियों ये दोनों एक साथ घटने से एक चेंजेस देखने को मिलता है और वह आपको रेडॉक्स के रूप में देखने को मिलेगा। बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? लिखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जब किसी, देखिएगा, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा होता है, उपचयित हो रहा होता, तब इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और समझ रहे होंगे। जब किसी क्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो रहा होता है तब इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को दूसरे नाम से भी जानते हैं, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब होगा क्या, हमने ले लिया, क्या जानते, ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे, वो अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे मेरे प्यारे साथियों। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया। इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे HCl से, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे। तो होगा क्या, एक अभिकारक उपचयित हो रहा है, एक अभिकारक अपचयित हो रहा है। तो बनेगा क्या साथियों? यहाँ बनने जा रहा है ये NCl2 प्लस H2O जल बनेगा प्लस क्लोरीन गैस निकल जाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चा बाड़े, यहाँ पर क्लोरीन की अगर बात करें, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 क्लोरीन यहाँ पर, 4 क्लोरीन है।
4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों ये आपको समझ में आया होगा। कैसे कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस निकलती है मेरे प्यारे साथियों। होता क्या है, एक अभिकारक क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, मतलब सॉरी एक अभिकारक उपचयित होगा, उपचयन को जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन बढ़। दूसरा क्या हो रहा है साथियों, दूसरा हो रहा है अपचयित। अपचयित का मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा ऑक्सीजन घटेगा। तो बताइए मैग्नीशियम के पास क्या ऑक्सीजन की कमी हो गई ना यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, अपचयित हो गया और वो उपचयित हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे और यहाँ तक रेडॉक्स रिएक्शन तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मेरे प्यारे साथियों जितने भी विद्यार्थी हमारे पढ़ रहे हैं वो विशेष ध्यान दें, आपका रिवीजन बहुत बेहतर होना चाहिए। रिवीजन बेहतर होगा तभी आप बेहतर कर सकते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। इसी क्रम में संक्षारण है, क्या है, सभी लोग डालेंगे हेडिंग संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है इंग्लिश में कोरोजन से बोलते हैं और आम भाषा में बोल सकते हैं कि मूर्छा लग जाना, जंग लग जाना। आइए इसको समझते हैं, पहले इसको परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे जब कोई धातु अपने आसपास के आर्द्रता अम्ल या नमी से प्रभावित होती है तो वह संचरित होती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। एक बार फिर से कि जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता अम्ल या नमी से प्रभावित होती है तो वह संचरित होती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। आपने देखा हो कि आपके घर के आसपास जब कोई लोहा पड़ा है वो काफी समय तक भीग रहा है, नमी पड़ रही है, उसमें शीत पड़ रहा है, तो कुछ समय बाद वो मूर्छा लग जाता है, उसी को तो संक्षारण कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों होता क्या है संक्षारण, ये समझते हैं। मान लेते हैं लोहा है मेरे प्यारे साथियों, लोहा जब ऑक्सीजन से नमी किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा प्लस नंबर ऑफ वाटर, एक्स डैश का मतलब हुआ कि पता नहीं कितने वाटर होंगे, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तो ये बनाएगा मेरे प्यारे साथियों Fe2O3 प्लस मेरे प्यारे साथियों क्या बनाने वाला है, H डॉट वाटर बनाने वाला है। H डॉट वाटर बनाने कितने Fe है मेरे प्यारे, 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4 Fe। कुछ इस प्रकार से ये मूर्छा का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों। जो जंग लग जाता है उस मूर्छे का ये सूत्र है मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ संक्षारण भी समझ में आएगा, संक्षारण की परिभाषा याद रखिएगा। अब संक्षारण आपको तीसरे चैप्टर में भी मिलेगा, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, वहां पर भी संक्षारण के बारे में पढ़ाया गया है और वहां पर संक्षारण के बारे में सुरक्षा भी बताया गया है। तो मैं अभी आपसे बता देता हूँ संक्षारण से सुरक्षा कैसे की जाती है। मेरे प्यारे भाइयों मेरे बंधु बताओ आप कि आप घर में जब शटर कोई लगा है या लोहे का कोई वस्तु है तो उसमें जंग या कुछ अपवाद पैदा हो जाता है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, पेंट करते हैं या तो पॉलिश वगैरह लगाते हैं। तो याद रखिएगा कि संक्षारण से बचने के लिए वस्तु को या तो पेंट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, या मेरे प्यारे साथियों किया जाता है, ये आपको बताना है। पेंट ग्रीस या मोबिल वगैरह लगा करके उससे संक्षारण से रोका जा सकता। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज की अपनी लास्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। हम इसको थोड़ा सा रफ करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे साथियों,
विकृत गंधता, विकृत गंधता। मेरे प्यारे साथियों, विकृत का मतलब होता है बेकार और गंधता का मतलब स्वाद होता है। जब स्वाद या गंध में बेकार आ जाए, अब याद रखिएगा एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों, विकृत गंधता को कभी कभी बासीपन के नाम से भी पूछा गया है। बासीपन नाम याद कर लीजिए, बासीपन के नाम से भी पूछा गया है। तो याद करना है और कैसे याद करना है मैंने आपको बताया। तो विकृत मतलब बेकार, गंधता का मतलब स्वाद या गंध। जब किसी भी पदार्थ का, खाने वाले वस्तुओं का स्वाद या गंध बेकार जाता है, उसी को हम लोग विकृत गंधता कहते हैं। आइए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में से बोलते हैं मेरे पेरेंट्स लोग, रैंसिडिटी देखेंगे। जब वसा या तैलीय पदार्थों का उपचयन होता है। जब वसा या तैलीय पदार्थों का उपचयन होता है या वे काफी समय तक खुले में रखे रहते हैं, तब उनके स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस घटना को विकृत गंधता कहते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे ब्रिजेशियन सेंटर पर आपको एक चीजें समझ में आ गई होंगी। बस रैंसिडिटी की एक परिभाषा है। अब दिक्कत है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो भैया, तो मैंने तो पूरा हिंदी में लिखवाया है, भरोसा करके अपने क्लास को भी देखा, फिर इंग्लिश का क्या होगा। जी हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, मेरी वेबसाइट पे पहुंचना है, ब्रिजेश स्टूडियो टेक के वेबसाइट पे पहुंचना है, और वहां पर आपको हर एक परिभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला है, एग्जाम्पल मिला है। चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके वहां पहुंचना मत भूलें। मेरे प्यारे साथियों, इस हेडिंग के साथ साथ, समाप्त होने के साथ साथ आज का टारगेट भी पूरा हुआ, और साथ ही साथ इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में आने वाले हेडिंग्स हैं वो भी पूरे हो गए। अब मेरे प्यारे साथियों बचा क्या, अब बचा इसके आधार पर प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आपको मेरे साथ वेबसाइट पे पहुंचना है। वहाँ ढेरों सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे प्रैक्टिस है, टेस्ट है, वहाँ देना है और आपको अपने रैंक को पता करना है। बाकी इसके ऊपर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन लेकर आऊंगा, जिसको मैं बैलेंस कराऊंगा, जिससे कि आपके 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के मजबूत हो सको। एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, 4 साथियों आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं। बाकी इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जो, लेकिन एक बार इस क्लास को अगर दोबारा देखना चाहिए तो देख सकते हैं 2x करके, क्योंकि बहुत अच्छे समझ में आएगा। रिवीजन करना बहुत ही जरूरी, क्लास खत्म होने के बाद कुछ समय के अंतराल में आपको एक बार रिवीजन जरूर करना चाहिए, जिससे कि चीजें और मजबूत हो जाए। और बाकी आपको लिखना है, पढ़ना है और याद करना है, लिख लिख के याद करना है, और चीजें मजबूत होंगी। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे सुकूनों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस समय अभी मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा परेशानी आपके सामने है। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए लगता है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।